आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये क्या करेगा? ये हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करेगा। मतलब हमको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी। केवल आंखों से हम नहीं देख सकते। अगर हमको वस्तुओं को देखना है तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो फिर से हम देखें, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। अर्थात इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते। कैसे? कोई भी वस्तु जो हम देखना चाहते हैं वो हमको तभी दिखाई देगी जब वस्तु से टकराकर जो प्रकाश वस्तु से टकराया है वही प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करे, तब वो वस्तु हमको दिखाई देगी। अर्थात क्या हुआ? किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वह वस्तु दिखाई देने लगती है। अब 3 स्थितियां होना चाहिए वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को। पहला आंखों का होना, दूसरा प्रकाश का होना, और तीसरा जिस वस्तु को हम देखना चाह रहे हैं उस वस्तु से टकराने वाला प्रकाश हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। तो ये 3 स्थितियों के द्वारा हम वस्तु को देख पा रहे हैं और इसमें प्रकाश जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब हम देखें, प्रकाश से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमाना, इंद्रधनुष का बनना और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना। ये सब प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत, सूर्य और तारे, सूर्य समेत सारे तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। मानव निर्मित स्रोत जो मनुष्य ने बनाए हैं, विद्युत बल्ब, चिमनी, मोमबत्ती इत्यादि इत्यादि, ये मानव निर्मित स्रोत हैं जिनसे प्रकाश प्राप्त किया जाता है। अब देखें, प्रकाश जो संचरित होता है किसी माध्यम में, संचरण के आधार पे माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के माध्यम होते हैं: पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। अब इनको हम अलग अलग देखेंगे। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारभासी माध्यम क्या होता है और अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। सबसे पहले हम देखें पारदर्शी माध्यम क्या होता है। ऐसा माध्यम जो प्रकाश को अपने अंदर से पूर्णतया संचरित होने देता है। ऐसा माध्यम जो प्रकाश को अपने अंदर से पूर्णतया संचरित होने देता है पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अर्थात क्या हुआ? जिस माध्यम से प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है, संचरित हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, ऐसा माध्यम कहलाएगा पारदर्शी माध्यम। कौन कौन से उदाहरण है पारदर्शी माध्यम के? पानी, कांच, ये पारदर्शी माध्यम है जिनके आर पार प्रकाश निकल सकता है। ऐसे माध्यम पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। अब दूसरा देखें हम, पारभासी माध्यम। पारभासी माध्यम ऐसा माध्यम जो प्रकाश को अपने अंदर से अल्प मात्रा में संचरित होने देता है, पूरी तरह से संचरित नहीं होने देता, कुछ मात्रा में प्रकाश को अपने अंदर से संचरित होने देता है। ऐसा माध्यम कहलाएगा पारभासी माध्यम। जैसे इसका उदाहरण क्या है? घिसा हुआ कांच। कांच को अगर हम जमीन से घिस लें और फिर उसके आर पार देखें तो हमको पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो ये क्या है? अब वो क्या हो गया? पारभासी माध्यम हो गया। इसी तरीके से तेल में भीगा हुआ जो कागज है उसके आर पार भी हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश उस माध्यम में से अल्प मात्रा में संचरित हो रहा है, पूरी तरह से प्रकाश संचरित नहीं हो पाता। ऐसा माध्यम पारभासी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी माध्यम किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम जो प्रकाश को अपने अंदर से संचरित नहीं होने देता है,
पूरी तरह से प्रकाश को रोक देता है, अपने अंदर से संचरित नहीं होने देता है। ऐसा माध्यम कहलाएगा अपारदर्शी माध्यम। इसका उदाहरण क्या है? लकड़ी, पत्थर, ये सब अपारदर्शी माध्यम के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखें, प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण, प्रकाश की सबसे छोटी प्रकाश पुंज को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको कहेंगे प्रकाश किरण। अब देखें प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश किरणों के समूह को, ये जो सबसे छोटा भाग है, इनका जब समूह बनाया जाए, प्रकाश किरणों का समूह बनाया जाए, या प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वो कहलाता है प्रकाश पुंज। अब हम देखें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है, किसी भी सतह से जब प्रकाश टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। इस प्रकार किसी सतह से प्रकाश का टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो परिघटना है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी सतह से टकराया, टकराने के बाद जिस माध्यम से वो गया था उसी माध्यम में वापस लौट आएगा तो इस प्रकार की जो घटना है उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे हवा से अगर प्रकाश गया है, दर्पण से टकराया है और फिर टकराने के बाद पुनः हवा में लौट आया है, तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। अब हम देखें परावर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं, कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है, अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। अब इनको हम देखें अलग अलग। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं और नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखें अनियमित परावर्तन। जब समांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह से टकराती है, प्रकाश किरणें हैं समांतर और वो टकरा रही है खुरदरी सतह से, रफ सरफेस से टकरा रही है, खुरदरी सतह से टकरा रही है, तो क्या होगा? तो वो विभिन्न संभव दिशाओं में परावर्तित हो जाती है, अलग अलग दिशाओं में वो लौट जाती है। अर्थात क्या हुआ? परावर्तन के पश्चात वे एक दूसरे के साथ समांतर नहीं रहती। परावर्तन के पहले जब वो सतह से टकराई थी तब वो एक दूसरे के समांतर थी, लेकिन टकराने के बाद वो विभिन्न संभव दिशाओं में परावर्तित हो जाती है और एक दूसरे के साथ समांतर नहीं रहती है। इस प्रकार का जो परावर्तन है वो कहलाता है अनियमित परावर्तन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम चित्र में देखें, जैसे हमारे सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये आपतित किरणें हैं, ये आपतित किरणें एक दूसरे के साथ समांतर हैं, खुरदरी सतह से टकरा रही है। खुरदरी सतह से टकराने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो रही है। ये परावर्तित किरणें जो हैं, परावर्तित किरणें वो एक दूसरे के साथ समांतर नहीं है, वो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो रही है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो कहलाता है अनियमित परावर्तन। अब देखें हम नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराती है तो ये परावर्तन के पश्चात एक ही दिशा में एक दूसरे के साथ समांतर परावर्तित होती है। इस प्रकार के परावर्तन को कहेंगे नियमित परावर्तन। इसमें क्या हुआ? जो आपतित किरणें थी वो एक दूसरे के समांतर थी, वो चिकनी चमकदार सतह से टकराई और टकराने के बाद जब उनका परावर्तन हुआ तो परावर्तन में वो एक ही दिशा में गई और एक ही दिशा में जाने के साथ साथ वे एक दूसरे के साथ समांतर रहती है। मतलब परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे के साथ समांतर रहेगी और एक ही दिशा में जाएगी। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। अब इसको चित्र में अगर हम देखें तो चित्र में हमको ये दिखाई दे रहा है आपतित किरणें, ये आपतित किरणें हैं, ये आपतित किरणें एक दूसरे के साथ समांतर है। समांतर मतलब इनके बीच की दूरी समान है, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। और ये आपतित किरणें इस चिकनी चमकदार सतह से टकरा रही है, यहाँ पर दर्पण लिया है हमने, और टकराने के पश्चात ये परावर्तित होती है
तो परावर्तित प्रकाश किरणें भी एक दूसरे के साथ समांतर है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हो। और समांतर होने के साथ साथ इनकी सबकी दिशा क्या है, एक ही दिशा में परावर्तित होती है। तो चिकनी चमकदार सतह से जब समांतर प्रकाश किरणें टकराती है, तो टकराने के पश्चात जब वो परावर्तित होती है, तो परावर्तित होते हुए भी वो एक दूसरे के साथ समांतर रहेगी और एक ही दिशा में परावर्तित होगी। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो कहलाएगा नियमित परावर्तन। अब हम आगे देखें परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी है। पहली परिभाषा देखें, आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु क्या है, परावर्तक तल का वह बिंदु, परावर्तक तल का वह बिंदु, परावर्तक तल मतलब जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, परावर्तक तल का वह बिंदु जहां कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, परावर्तक तल का वह बिंदु जहां पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है वो कहलाएगा आपतन बिंदु। अगर हम परावर्तक तल दर्पण के रूप में ले लें तो दर्पण पे जब कोई प्रकाश की किरण टकराएगी, आएगी या आपतित होगी तो उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। दूसरा देखें, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होगी, प्रकाश स्रोत से निकलकर परावर्तक तल पर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। एक वो किरण जो प्रकाश स्रोत से निकली है, प्रकाश स्रोत से निकली है और प्रकाश स्रोत से निकलकर परावर्तक तल से जो टकराई है वो प्रकाश किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। अब देखें हम अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु के ऊपर अगर एक लंबवत रेखा खींची जाए, लंबवत रेखा अर्थात जो परावर्तक तल के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, परावर्तक तल के साथ जो रेखा लंबवत होगी उसका अर्थ यह है कि वो उसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। और वो कहां पर खींची जा रही है काल्पनिक रेखा, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींची गई जो काल्पनिक रेखा है वो कहलाता है अभिलंब। अब हम परावर्तित किरण को देखें। परावर्तित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण परावर्तक तल से परावर्तन के उपरांत प्राप्त होने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तक तल से जो किरण टकराती है कोई किरण, और टकराने के बाद जब वो परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद जो किरण बनेगी उसका नाम बदल जाएगा, वो कहलाएगी परावर्तित किरण। आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण और सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तक तल से टकराने के बाद जब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी प्रकाश किरण, तब उसका नाम क्या रहेगा, परावर्तित किरण। अब देखें हम आपतन कोण। आपतित किरण, आपतन कोण कहां पर बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। आपतन कोण कहां बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो कहलाता है आपतन कोण, और इसको स्मॉल लेटर आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखें हम परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो कहलाता है परावर्तन कोण। अब हम आगे देखें परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। सबसे पहले हम देखें पहले नियम को। पहला नियम क्या है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण अगर 30 अंश है तो परावर्तन कोण भी 30 अंश होगा। आपतन कोण यदि 60 अंश है तो परावर्तन कोण भी 60 अंश होगा। अर्थात आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम। अब दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन,
आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब हम आगे देखें, इसी को चित्रात्मक रूप में देखें। जो परिभाषाएं हमने देखी और जो नियम देखे उसको चित्र में देखें। सबसे पहले हमने देखा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो वो प्रकाश किरण जो परावर्तक तल से टकराती है वो कहलाती है आपतित किरण। एक परिभाषा हमने देखी, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां पर प्रकाश किरण टकराती है वो कहलाता है आपतन बिंदु। हमने एक और परिभाषा देखी, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, परावर्तक सतह के ऊपर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। तो ये जो डैश डैश लाइन में दिखाई दे रही है ये है परावर्तक सतह, और उसके ऊपर ये डैश डैश लाइन में काल्पनिक रेखा दिखाई दे रही है जो इस परावर्तक सतह के साथ लंबवत है। लंबवत है इसका अर्थ क्या, ये जो काल्पनिक रेखा है ये इस परावर्तक सतह के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। तो ये हुआ अभिलंब। अभिलंब को हमने परिभाषित किया था, उसमें कहा था कि परावर्तक सतह के ऊपर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। और तीसरी परिभाषा, चौथी परिभाषा हमने देखी थी, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो आपको चित्र में दिखाई दे रही है ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण की परिभाषा क्या थी, जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है वो कहलाती है परावर्तित किरण। ये हुई परिभाषाएं। अब हम परावर्तन के नियम, जो 2 नियम हैं उसको चित्र में देखें। पहला नियम है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर चित्र में देखें आपतन कोण कहाँ पर है। आपतन कोण कौन बनाता है, आपतित किरण और अभिलंब। ये अभिलंब है, ये डैश डैश लाइन अभिलंब है, और ये आपतित किरण जो सतह की तरफ आने वाले तीर से दिखाई गई है ये आपतित किरण। इन दोनों के बीच का जो ये कोण है ये कहलाता है आपतन कोण। और इसी तरीके से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो ये कोण है ये कहलाता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, कौन कौन, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये दोनों नियम चित्र के रूप में हमने देखे। अब हम आगे देखें हम कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, ऐसा दर्पण कहलाएगा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। अब हम देखें गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम देखें अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वो कहलाता है अवतल दर्पण। अब हम उत्तल दर्पण को देखें। ऐसा गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण को देख रहे हैं हम, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का वक्रीय जो पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर वक्रित होता है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर की ओर वक्रित होता है। चित्र में देखें तो हमको स्थिति क्लियर होगी।
पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है अवतल दर्पण। ये इसका पिछला भाग है जहां पर पॉलिश किया हुआ है, और ये सामने वाला भाग है जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये जो परावर्तक सतह है, ये परावर्तक पृष्ठ, ये अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर दबा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अब इसी प्रकार से उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? ये है उत्तल दर्पण, इसका ये पिछला भाग है जो पॉलिश किया हुआ है, और ये सामने वाला भाग है परावर्तक पृष्ठ जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये वाला भाग जो प्रकाश का परावर्तन करेगा वो बाहर की ओर वक्रित है। तो अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। अब हम आगे देखें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कौन कौन सी परिभाषाएं जो गोलीय दर्पण से संबंधित है? पहली परिभाषा हम देखें ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, जो परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसका केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र को अंग्रेजी में कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो किसी गोले का भाग होता है। जो गोलीय दर्पण हमने बनाया है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण हमने बनाया है, वो किसी गोले से काट के बनाया है। उस गोले का जो केंद्र है वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हुआ? वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगली परिभाषा देखें हम, वक्रता त्रिज्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है वक्रता त्रिज्या? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसको किसी गोले से काट के बनाया गया है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग है, मतलब जिस गोले से उसको काट के निकाला गया है, उस गोले की जो त्रिज्या है वो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखें मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है या अवतल दर्पण भी हो सकता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, ऐसी काल्पनिक सीधी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है, वो काल्पनिक सीधी रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम देखें मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ऐसी किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को कहेंगे मुख्य फोकस अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को कहेंगे मुख्य फोकस। तो क्या हुआ? मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस क्या होगा? ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश किरण गुजर रही है। कौन सी प्रकाश किरण? जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई थी। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसको कहेंगे मुख्य फोकस अवतल दर्पण का। और परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको कहेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। इसको एप से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम आगे देखें द्वारक। द्वारक को अंग्रेजी में कहते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वो पूरा, उसकी जो वृत्ताकार सीमा है, वक्रीय जो सीमा है, उसका व्यास कहलाएगा दर्पण का द्वारक। अब ये सारी परिभाषाओं को हम चित्र में देखें ताकि हमको पूरी तरह से परिभाषाएं स्पष्ट हो जाए। पहली परिभाषा, एक तो परिभाषा जो हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, द्वारक। द्वारक को हमने क्या, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो अब यहाँ पर दो गोलीय दर्पण हमारे सामने हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में आपको एम बिंदु दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है एम डैश। तो ये क्या है? इस गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा है ये, और इस वृत्ताकार सीमा के ये दो बिंदु हैं, छोर है, एक एम है और एक एम डैश है। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है या इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कहलाती है दर्पण का द्वारक। इसी तरीके से अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो ये है उत्तल दर्पण की वृत्ताकार सीमा, और ये एम और एम डैश जो बिंदु है ये है उत्तल दर्पण का द्वारक। वृत्ताकार सीमा रेखा जो है वो उसका व्यास कहलाएगा दर्पण का द्वारक। दूसरी जो परिभाषा है हमने जो देखी थी पोल, ध्रुव, तो जो परावर्तक पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है अवतल दर्पण का। इसी तरीके से ये उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है या केंद्र बिंदु है वो कहलाता है ध्रुव, और उसको पी से प्रदर्शित किया जाता है। एक और परिभाषा हमने देखी थी वक्रता केंद्र। ये जो गोलीय दर्पण है ये जिस गोले का भाग है, जैसे ये जो गोलीय दर्पण है अवतल दर्पण, ये इस गोले का भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र है वो इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या इस गोले की, जिससे इस दर्पण को बनाया गया है, दर्पण को काट के निकाला गया है, उस गोले की त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। या यूं कहें कि P से लगाकर C तक या P और C को मिलाने वाली जो सीधी सरल रेखा है उसकी जो लंबाई है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसी तरीके से हमने देखा कि फोकस किसको कहेंगे, मुख्य फोकस किसको कहेंगे। ये एक आपतित किरण है, ये परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है, टकराने के बाद ये परावर्तित किरण है। तो कोई आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ऐसी आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाएगी उस बिंदु को कहेंगे मुख्य फोकस। तो ये हो गया मुख्य फोकस अवतल दर्पण का। इसी तरीके से हमने एक और परिभाषा देखी थी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा कहलाती है दर्पण का मुख्य अक्ष। तो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो सीधी काल्पनिक रेखा है ये दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिला रही है। इस सीधी काल्पनिक रेखा को कहेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को कहेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष। अब हम आगे देखें गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। कौन कौन से नियम हैं जिससे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। ये नियम हमको याद रखना पड़ेंगे ताकि हम
गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे उनको आसानी से बना सकें, उनको समझ सकें। पहला नियम है कि गोलीय दर्पण पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ऐसी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वे प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस बिंदु से जाती है किसमें? अवतल दर्पण में। और फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है किसमें? उत्तल दर्पण में। तो गोलीय दर्पण में जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वे परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर जाएगी? परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से होकर जाती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है। अब हम देखें दूसरा नियम। दूसरा नियम है जो प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है, ऐसी प्रकाश किरणें जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है या वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वे परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उनका विचलन नहीं होता है। तो पहला नियम, ऐसी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वे परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरा नियम, ऐसी प्रकाश किरणें जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से चलकर दर्पण पर आपतित होती है, वे परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उनका विचलन नहीं होता है। अब तीसरा नियम देखें। जो किरणें फोकस से दर्पण की ओर आपतित होती है, ऐसी प्रकाश किरणें जो फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वे परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ऐसी प्रकाश किरणें जो फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वे परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको अगर हम तीनों नियमों को चित्र में देखें, पहला नियम देखें, ऐसी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये मुख्य अक्ष है, सी और पी को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, ये इस दर्पण का मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। ऐसी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरा नियम, ऐसी प्रकाश किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, ऐसी प्रकाश किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर वापस चली जाती है, विचलित नहीं होती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वो आई थी। तीसरा नियम देखें। जो प्रकाश किरणें, जैसे हम इस प्रकाश किरण की बात करें, जो प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये तीनों नियम चित्र के रूप में भी हमने देखे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम आगे देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहली विशेषता है वास्तविक प्रतिबिंब की, इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी विशेषता, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तीसरी विशेषता,
वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। अब हम देखें आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह सदैव सीधा बनता है। ये जो आभासी प्रतिबिंब है वो सदैव सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दोनों में देखें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे के विपरीत है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब इसको चित्र के रूप में समझने की कोशिश करें कि कौन सा प्रतिबिंब चित्र में वास्तविक है और कौन सा प्रतिबिंब चित्र में आभासी है। जैसे हम सबसे पहले इस पहले वाले चित्र को देखें, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये सी और पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये मुख्य फोकस है। ये एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है और एक ये वाली प्रकाश किरण आपतित किरण है जो फोकस से होकर जा रही है, दर्पण से टकरा रही है। अब हमको जब भी प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरणों की आवश्यकता होगी। एक किरण से प्रतिबिंब नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो यहाँ पर हम दो किरणों की बात कर रहे हैं। एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें, एक ये वाली प्रकाश किरण और एक ये वाली प्रकाश किरण, ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये जो वस्तु है ए बी जो ऊपर वाले तीर के निशान के द्वारा दिखाई गई है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश जो नीचे वाले तीर के निशान के द्वारा दिखाया गया है। तो ये जो वस्तु है इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से परावर्तन के पश्चात मिलेगी। तो ये प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के आगे बन रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब क्या होगा, ये प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब अगर है तो वो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चित्र में जो दिखाई दे रहा है ये वास्तविक प्रतिबिंब है। इसी तरीके से हम आभासी प्रतिबिंब को देखें, जैसे हमारे सामने दूसरा जो चित्र है ये इसमें आभासी प्रतिबिंब को हम समझेंगे। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पे ये वस्तु रखी हुई है ए बी, और इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें टकरा के जा रही। एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होके जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को देखें अगर, तो ये दोनों प्रकाश किरणें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। अगर हम इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर काल्पनिक रूप से बढ़ाएं, जैसा कि चित्र में डैश 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 लाइन से बढ़ाया गया है, तो ये एक दूसरे से पीछे दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलती है। तो इस बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब जो आभासी प्रतिबिंब, इसको हमने डैश डैश लाइन से दिखाया है। ये दर्पण के पीछे बन रहा है और ये हमेशा सीधा बनेगा और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दर्पण के अंदर है। अब हम आगे देखें वस्तु की विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी दर्पण से दूरी क्या है, मतलब कहां पर वो बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है, और उसका आकार कैसा है। ये 6 स्थितियां जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हम देखेंगे, जिसमें से पहली स्थिति जब वस्तु को अनंत पे रखा हुआ हो,
दर्पण के सामने वस्तु कहां पर रखी हुई है? अनंत पे। अनंत से हमारा तात्पर्य है दर्पण से थोड़ी दूर रखी हुई है वस्तु। अनंत से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर रखी हुई है, ऐसा नहीं है। यहां पर भौतिक शास्त्र में अनंत का, यहां पर दर्पण के सामने अनंत का अर्थ है कि दर्पण से कुछ दूर वस्तु को रखा हुआ है। जब वस्तु को दर्पण से कुछ दूर रखा हुआ हो तब उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा और उसकी स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरी विशेषता क्या होगी? प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर बनेगा। तीसरी विशेषता क्या होगी? प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। ये तीन विशेषताएं प्रतिबिंब की होगी जिसको हम चित्र में देखते हैं। ये हमारे सामने चित्र है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु यहां पर कहीं पर रखी हुई है, यहां पर, जिसको हमने कहा कि वस्तु कहां रखी है? अनंत पे रखी हुई है। अब इस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो समांतर होगी और ये समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी। जैसे ऊपर एक प्रकाश किरण है जो वस्तु से टकराकर आई है, समांतर प्रकाश किरण, और दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है नीचे की ओर, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जो वस्तु से टकरा के आई है वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलेगी उस बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा एफ पर, फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदु के आकार का होगा और प्रतिबिंब जो है फोकस बिंदु पे बनेगा। अब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है इसलिए ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब हम आगे देखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो। पहली स्थिति में हमने देखा था वस्तु अनंत पे थी। अब हम दूसरी स्थिति देख रहे हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति क्या होगी। पहला, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। इसको चित्र में देखें हम, वस्तु कहाँ रखी हुई है? वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है। ये चित्र में आपको वस्तु दिखाई दे रही है ए बी। ये वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है और इससे दो प्रकाश किरणें जा रही है। एक वो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जैसा चित्र में भी आप देख पा रहे हो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जा रही है, यहां से फोकस बिंदु से होके जा रही है। और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से आ रही है, वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, ये वक्रता केंद्र से आ रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें, एक मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश किरण और एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये दोनों परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है उस बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, ये प्रतिबिंब है, उल्टे तीर के निशान के द्वारा दिखाया गया है। तो वस्तु और प्रतिबिंब की अगर तुलना करें तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के आगे बन रहा है। जब भी दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब और वस्तु के आकार को देखें तो वस्तु से प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा। तीसरी बात, प्रतिबिंब की लोकेशन क्या है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है।
प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? एफ और सी के बीच में, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है। तीसरी स्थिति हम देखें, तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कैसा होगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसी को हम चित्र में देखें। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु ये रही, ये वस्तु है ए बी, ये वक्रता केंद्र सी पर स्थित है और इससे दो प्रकाश किरणें, हमको मालूम है कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणें वस्तु से टकराकर दर्पण से परावर्तित होकर आपस में मिलना चाहिए, तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से होके जाती है, दर्पण पे आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से मिल रही है, ये इस बिंदु पे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, जो दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से अगर तुलना करें प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों समान आकार के हैं। पहली स्थिति ऐसी है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमको ये बात याद रखना है, क्योंकि पूरी 6 स्थिति में केवल एक बार ऐसा होगा जब वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार होगा। वो स्थिति है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होगा। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बन रहा है और वस्तु भी वक्रता केंद्र पे स्थित है। चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, तो क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। चित्र में अगर हम देखें तो हमको ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। ये रही वस्तु, पहले वक्रता केंद्र पे थी, अब वाली स्थिति में ये हमने इसको आगे रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा है। यहां से इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से होके जाती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पे परावर्तन के पश्चात मिल रही है। इस बिंदु पे बनेगा प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। अब हम प्रतिबिंब और वस्तु की तुलना करें। प्रतिबिंब का पहले देखें प्रकार क्या है। प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है, इसलिए ये वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़े आकार का बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। अब हम अगली स्थिति में देखें, पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु को थोड़ा और आगे ले गए, हम फोकस पे ले गए। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इसको हम चित्र में देखें ताकि स्थिति हमको समझ में आ जाए। वस्तु कहां पर रखी हुई है? वस्तु फोकस पे रखी हुई है। ये रही वस्तु जो कि एफ पे रखी हुई है, फोकस पे रखी हुई है और इससे दो प्रकाश किरणें जा रही है। एक ये जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होके जा रही है, वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो इन दोनों किरणों को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के लगभग समांतर होती है।
तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पे बनेगा। अब हम छठी और अंतिम स्थिति को देखें। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की छठी और अंतिम स्थिति को देखें। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य स्थित हो, या जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य रखा जाए, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। पहली बार प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। ये जो छठी स्थिति है जिसमें वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य रखा जाता है, तब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। पहली बार दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। इसको चित्र में भी हम देखें। वस्तु रखी हुई है P और F के बीच में, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस के मध्य रखी हुई है वस्तु AB वस्तु। इससे दो प्रकाश किरणें जा रही है। एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होके आती है वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी, उसी मार्ग से लौट जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। अगर हम इन दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं काल्पनिक रूप से डैश डैश लाइन से, तो ये दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है। जिस बिंदु पे ये मिलती हुई दिखाई देती है उस पर बनेगा प्रतिबिंब, और इस प्रतिबिंब को हमने डैश डैश लाइन से दिखाया है। ये A डैश B डैश है, और ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए ये आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ये प्रतिबिंब का आकार देखें तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की। उत्तल दर्पण में क्या होता है प्रतिबिंब का? तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को किसी भी स्थिति में रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो उत्तल दर्पण में हम वस्तु को कहीं पे भी रखें, अनंत पे रखें, वक्रता केंद्र से दूर रखें, वक्रता केंद्र पे रखें, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखें, फोकस पे रखें, फोकस और ध्रुव पे के मध्य रखें, कहीं पे भी रखें वस्तु को, सदैव वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। अब हम देखें अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का पहला उपयोग यह है कि इसका उपयोग टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्र दीपों में आगे की ओर शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है, तेज रोशनी प्राप्त करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग नाक, कान, गला, दंत एवं आंख का परीक्षण करने में चिकित्सक इसका उपयोग करते हैं। जब नाक, कान, गला, दांत और आंख का परीक्षण चिकित्सक के द्वारा किया जाता है तो वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग सोलर भट्टियों में प्रकाश किरणों को केंद्रित करने में, सोलर भट्टियों में प्रकाश किरणों को इकट्ठा करके उसको तेज बनाने में, उसकी रोशनी को तेज करने में। चौथा, दाढ़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे चेहरा बड़ा दिखाई देगा और शेविंग करना आसान हो जाएगा। अब उत्तल दर्पण के उपयोग देखें। वाहनों में जो साइड मिरर लगे हुए होते हैं, जो पीछे के वाहनों को देखने के काम में आते हैं, वो बने होते हैं उत्तल दर्पण के। इसलिए उत्तल दर्पण के बनाए जाते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पे भी हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो पीछे से आने वाले वाहन पूरी तरह से हमको दिखाई दे साइड मिरर में, इसलिए साइड मिरर उत्तल दर्पण के बने हुए होते हैं। दूसरा, जो स्ट्रीट लाइट है, जो खंबे हैं, उनके ऊपर जो बल्ब लगे हुए होते हैं उनमें लगा हुआ होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण इसलिए लगाया जाता है ताकि जो प्रकाश है वो अधिक से अधिक क्षेत्रफल पे पहुंच सके, अधिक से अधिक क्षेत्रफल को प्रकाशित कर सके। तो ये हुए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग।
यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।